हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आप सबका फिजिक्स की एक और क्लास में, जिसके अंदर हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, चिंगू सा चैप्टर। इसको 3 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देख लो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन करो और फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारे सिलेबस कवरेज को। नए चैप्टर की शुरुआत होते हुए इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बना देती हूँ, इतने और बच्चे भी ज्वाइन करते हैं। तो शेयरिंग दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये तुम्हारी स्क्रीन है, इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। तो ये हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 28 ऑफ अगस्त को, ठीक है, 28 ऑफ अगस्त को, जिसके अंदर हम लोग करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये वाला चैप्टर करने में ना नींद आएगी, पता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग ही नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी इसकी सारी जो डीपीपीज है ना इस चैप्टर की, आज और कल के अंदर प्रोवाइड कर दूं, ताकि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम बचे कि जब भी तुम लोग इन डीपीपी को सॉल्व करना चाहो तुम लोग सॉल्व कर सको। ग्रेविटेशन में आई बिलीव थोड़ा सा डिले हुआ है डीपीपी वगैरह को देने में, तो उसका ख्याल रखा जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में और आगे भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शैल वी बिगिन? श्वेता का बर्थडे है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आपको हिम्मत भी दें कि आपको ये जो चैप्टर है वो पढ़ने में मजा आए, क्योंकि मे बी आएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को ऐसे चैप्टर्स पसंद है कि भाई ज्यादा दिमाग ना लगे, ठीक है, बस हमें बता दो, ठीक है, चीजें बिल्कुल सॉर्टेड होनी चाहिए और हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग डॉक्टर बनेंगे। तो जिसको ये एक्साइटिंग लगता है, ये चैप्टर तुम्हें अच्छा लगेगा। बाकी जो ऐसे बच्चे हैं कि भाई ऐसा कुछ तो पढ़ा दो कि हमें भी लगे कि हमसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो, है ना, तो वैसा ये चैप्टर है नहीं, तो वो बच्चे बोर होंगे, मुझे पता है। मैं तुम्हें बच्चों, बिफोर आई बिगिन विद द क्लास, तुम्हें एक चीज बताती हूँ। मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ाना इतना बोरिंग लगता है कि पिछले 3 सालों में इस साल मैं इस चैप्टर को ग्रेविटेशन के बाद करवा रही हूँ। वरना मैं पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाती हूँ और फिर बाद में एक डिटेल्ड सिंगल शॉट देती हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तुम समझ रहे हो? मतलब मैं तुम लोगों को सिर्फ इस चीज की कितनी बड़ी है ये चीज वो समझाना चाहती हूँ कि मैं ये वाला चैप्टर 3 सालों में पहली बार ग्रेविटेशन के चैप्टर के बाद करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये चैप्टर पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं मजा आता। देयर इज नो चैलेंज, बस बच्चों को बताओ यस नो बोल देंगे, आगे बढ़ो, वो वाला सीन हो जाता है ना। अच्छा, तुम लोग लकी लकी हो सकता है ना। चलो, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। एक बार जरा सा यहाँ पर हेडिंग नंबर 1 डाल दो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ना इनके मतलब समझाती हूँ, फोकस करती हूँ स्ट्रेस के ऊपर। डू यू ऑल रिमेम्बर बच्चों, हम लोग प्रेशर करते हैं, हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल ये छोटी सी एक सरफेस एरिया थी, इसके ऊपर मैंने एफ का फोर्स लगा दिया, तो मैंने जो प्रेशर अप्लाई किया है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन रिएक्शन नहीं होता, तो तुम ये लगा लो एक्शन प्रेशर है, रिएक्शन स्ट्रेस है। कि जब मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया, मतलब इस बॉडी के अंदर इतना फोर्स प्रोड्यूस हो गया पर यूनिट एरिया, जो अब उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो शेप और साइज, शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए आता है स्ट्रेस।
उसकी वजह से आता है बॉडी के अंदर डिसकन्फिगरेशन, और उस डिसकन्फिगरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम है स्ट्रेन। तो तुम्हारे सिलेबस में 3 तरीके के स्ट्रेन है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, मतलब कितना चेंज इन लेंथ है बाय इनिशियल लेंथ। एक तुम्हारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, मतलब कितना चेंज इन वॉल्यूम है बाय इनिशियल वॉल्यूम। एक एरियल स्ट्रेन भी है, कितना चेंज इन एरिया है बाय इनिशियल एरिया। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं, बट आई एम होपिंग यू ऑल हैव गॉट द आइडिया। अब सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, नोट मेकिंग के ऊपर ध्यान देंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is the force per unit area developed in a body. Stress is the force per unit area developed in the body, developed in the body when pressure is applied on it. When pressure is applied on it. और वैसे ही स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. Strain is a physical quantity used to define the disconfiguration. लिखना. Strain is a physical quantity used to define the disconfiguration when stress is applied on the body. Used to define the disconfiguration produced in the body when stress is applied on it, when pressure is applied on it. When pressure is applied on it. जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरे पास बिकॉज यू डू नॉट नो माई लाइफ स्टोरी में भी, तुम्हें लग रहा होगा मेरे पास मैथमेटिक्स थी, बट नहीं थी। मैं आज फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ये जम्पशन हो सकता है, बट आई वॉज अ पीसीबी स्टूडेंट। और मेरी एक दोस्त थी जो पीसीएमबी की स्टूडेंट थी, तो फिर बाद में वो इंजीनियरिंग करने लग गई। मेरी लाइफ ने एक डिफरेंट टर्न ले लिया। तो हम लोग एक बार ऐसे ही अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि तुझे पता है स्ट्रेस और प्रेशर में हल्का सा डिफरेंस होता है। तो मैंने उससे पूछा कि हल्का सा डिफरेंस स्ट्रेस और प्रेशर में, लेकिन प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया है, स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया है। तो उसने फिर बाद में मुझे बताया कि जैसे एक्शन रिएक्शन होता है, कि जैसे जब आप एक्शन लगाते हो तब जाके आपको रिएक्शन मिलता है, वैसे ही जब आप बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाते हो तब उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो हल्का सा डिफरेंस कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, कौन एक्शन है, कौन कॉन्सिक्वेंस है, बस इसमें फर्क है और सारी चीजें सेम है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो? प्रेशर अप्लाइड ऑन द बॉडी, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया। अब यहाँ पर वेक्टर शेक्टर का सीन नहीं है, वो वाली मैकेनिक्स नहीं है इस चैप्टर में। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ऑर्डर क्या है? स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, उसके बाद स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये है तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जब भी तुम लोग एक बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। So this chapter is not about applying pressure. It is about once the pressure has been applied, what happens inside the body. तो पहले उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, फिर उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो अगर मान लो मैं सबसे पहले सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बात कर लूं, स्ट्रेस के बारे में, अब अगर मान लो मैं यहां पर बात कर लूं,
तो मान लो फॉर एग्जांपल ये एक कुछ एरिया है, देखना, मान लो ये इस तरीके से एक एरिया आ गया ए का। दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा दूं बच्चों। अब ये है ना कि मैं कैसा भी फोर्स लगा के स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस कर सकती, या तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा दूं, ठीक है, या फिर मान लो मैं इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा दूं, या फिर मान लो मैं इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा दूं। तो अगर मान लो मैं स्ट्रेस को यहाँ पर डिफाइन करती हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना आ गया, यहाँ पर स्ट्रेस आ गया एफ का फोर्स लगा है ए की एरिया के ऊपर, कि ए एक्चुअली में ए के अंदर दबाव प्रोड्यूस हुआ है, जहां पर मैंने फोर्स लगाया वहां पर डिसकन्फिग्रेशन प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अब अभी अगर मान लो मैं सेकंड वाले केस की बात करूं, तो मेरे पास एरिया भी था और मैंने फोर्स भी लगाया, लेकिन मैंने इस बॉडी को दबाया नहीं। जब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूं, मैंने इस बॉडी को दबाया नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर मान लो मैं अपने यहाँ पर ये तीसरे सिनारियो की बात करूं, ठीक है, तीसरे सिनारियो की अब अगर मैं बात करती हूँ, जहां पर मान लो ये वाला एंगल तुम लोगों को थीटा गिवन है, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल थीटा गिवन है, तुमने बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, तो तुम ये सोचो ना, बॉडी के ऊपर ऐसे तो फोर्स लगाया, बट एक्चुअली में जो फोर्स बॉडी को दबा रहा है दैट इज एफ परपेंडिकुलर। तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर स्ट्रेस डिफाइन करना है, तो तुम बोलोगे एफ परपेंडिकुलर का फोर्स लगा एक ही एरिया के ऊपर। सो स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि जो मेरे पास एरिया है उससे परपेंडिकुलर फोर्स भी हो सकता है, उससे किसी एंगल के ऊपर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल फोर्स फोर्स स्ट्रेस नहीं क्रिएट करता, ये तुम्हारे प्रेशर का कंसेप्ट है। पैरेलल फोर्स प्रेशर नहीं क्रिएट करता, तो वो स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करेगा। लिखो। डन। ठीक है, अब यहाँ पर आना सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो इसके यूनिट्स और डायमेंशंस ऑब्वियस सी बात है, कौन से वाले हो जाएंगे, प्रेशर के हो जाएंगे। कि अगर मानो मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो वो हो गया मेरे पास पास्कल, या तो मैं बोल दूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल पी आएगा यहाँ पे। और वैसे अगर मान लो मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, तो डायमेंशंस याद नहीं रखे जाते, निकाले जाते हैं। फोर्स मेरे पास आ गया mlt-2, एरिया मेरे पास आ गया एल का स्क्वायर, तो डायमेंशंस क्या बने, ml-1 t-2। देखो डन 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 डन। देखो ठीक है, मेरे पास ये आ गया, स्ट्रेस के बारे में लिखवा दिया। अब यहां पर आ जाओ, स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। बी पॉइंट में जरा सा स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर डिसकन्फिग्रेशन प्रोड्यूस हुई है उसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेन बेसिकली हो जाता है चेंज इन डायमेंशंस, ये बेसिकली हो जाता है चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमेंशन। जैसे कि इसके आगे हमारे पास 3 पार्ट्स। जैसे कि मान लो मैं अभी यहां पर सबसे पहले बात करती हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की फिर बाद में मैं बात कर सकती हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की और लास्ट में मैं बात कर सकती हूं शियर स्ट्रेन की। ये तुम्हारे सिलेबस में। मान लो मैंने बॉडी के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि उसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो वो वाले स्ट्रेस को मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल दूंगी। और फिर जो लेंथ में चेंज आएगा उस लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको तो मैं डिफाइन कर ही सकती हूँ, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकती हूँ जो कि है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो मेरे पास आ जाता है चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी डिफाइन कर सकती हूँ विच इज चेंज इन द वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेन को भी डिफाइन कर सकती हूँ विच इज एक्स बाय एल। इसको समझेंगे हम लोग आगे, इसको ऐसे कंसेप्चुअली समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसको भी आगे समझेंगे। लेकिन अभी इन दोनों की हेल्प से स्ट्रेन का मतलब जानो कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट स्ट्रेन इज चेंज इन डिमेंशंस बाय ओरिजिनल डिमेंशन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है, अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हुई है, एरिया इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। अगर स्ट्रेन नेगेटिव है तो चेंज इन लेंथ नेगेटिव है, चेंज इन एरिया नेगेटिव है, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। मतलब लेंथ छोटा हो रहा है, एरिया छोटा हो रहा है, वॉल्यूम छोटा हो रहा है। अभी मैं इन दोनों के ऊपर फोकस करके तुम्हें स्ट्रेन का मतलब समझा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस है। वो जब हम लोग शियर स्ट्रेन को अलग से उठाएंगे तब पता लगेगा। अभी तो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही समझ रहे हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, यूनिटलेस है और डिमेंशनलेस है। ना तो इसके किसी भी तरीके के कोई यूनिट्स हैं, ना ही इसके किसी भी तरीके के कोई डिमेंशंस हैं। सो दिस इज यूनिटलेस एज वेल एज डिमेंशनलेस। लिखो एक बार। डन। जब मैं बोलूं शेयर स्ट्रेन को छोड़ दो तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में। इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना। छोड़ दो मतलब छोड़ दो। स्ट्रेन का मतलब समझो सिर्फ एरियल और लॉन्गिट्यूडनल की हेल्प से। जब शेयर को उठाएंगे तो प्रॉपरली उठाएंगे, तब तक नहीं उठा रहे नहीं उठा रहे। जैसे कि क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास ना इस तरीके से एक बबल था, बबल था, और इस बबल की 0.1 मीटर स्क्वायर की एरिया के ऊपर मान लो मैंने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, रेडियस ऑफ द बबल, रेडियस ऑफ द बबल reduces to half of its value, reduces to half of its initial value, half of its initial value। ठीक है, half of its initial value। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितना स्ट्रेस मैंने प्रोड्यूस किया है, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, और मुझे यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू बताओ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वन स्टेप एट ए टाइम। सबसे पहले अगर मान लो मैं स्ट्रेस पे चलूं तो तुम देख पा रहे हो 20 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स लगा है 0.1 मीटर स्क्वायर की एरिया में। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 20 न्यूटन का फोर्स लगा 0.1 मीटर स्क्वायर की एरिया में, तो ये 200 पास्कल आ गया। तो 200 पास्कल का स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है।
देख पा रहे हो, इतनी एरिया के ऊपर इतना फोर्स लगाया। फिर अगर आप मुझसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछते हो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास क्या हो गया, कितना चेंज इन वॉल्यूम है बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारा एरर एनालिसिस का कंसेप्ट लगा दिया कि जो रेडियस है इट इज रिड्यूसिंग टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब फाइनल रेडियस इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे पता है ना, वॉल्यूम होता है 4/3 πr cube, सो दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ चेंज इन द रेडियस बाय इनिशियल रेडियस। ये थोड़ा सा एरर एनालिसिस लगा दिया। volume is equal to volume of the not cube, volume of the sphere is equal to 4/3 πr cube। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, तो वॉल्यूम के अंदर जो स्ट्रेन आया है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस के अंदर जो स्ट्रेन आया है। तो तुम्हें बोला हुआ है रेडियस तुम्हारा आधा हो गया, तो चेंज इन द रेडियस हो गया मेरे पास फाइनल रेडियस माइनस द इनिशियल रेडियस। इनिशियल रेडियस को मैंने आर माना है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -3/2। ये वाली वैल्यू मेरे पास देखो कितनी आ गई, -3/2। 1/2 कैसे आ रही है भगवान जाने। ठीक है, डेल्टा आर बाय आर नहीं पूछा, डेल्टा वी बाय वी पूछा है। इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। वी हैव डन यूनिट्स एंड डिमेंशंस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द रेडियस। रिलेटिव एरर क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारा स्ट्रेन भी इसी तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, -3/2। नेगेटिव स्ट्रेन है, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये हमारा आ गया, है ना। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इन सारी चीजों को समझना। अब एक बार जरा सा ना तुम ऐसे करो, सेकंड टॉपिक डालो यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डालना। स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन हो गया, एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट डिफाइन हो गया। अब इन दोनों को रिलेट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब एक बार पहले हम लोगों को वो करना पड़ेगा, मैं अपना फोन ले आती हूँ, इसको लिखो, तुम्हें हेडिंग डालो।
हाँ जी, सुनो 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 सुनो। अब देखो, हम लोगों ने ना थोड़ा सा समझा स्ट्रेस क्या है, हम लोगों ने थोड़ा सा समझा स्ट्रेन क्या है। अब मैं तुम्हें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताती हूँ, स्क्रीन अभी शेयर नहीं है, ध्यान देना। तो मुझे इतना पता है, और ये चीज हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, कि अगर मैं किसी के ऊपर भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक स्पॉन्ज बॉल है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर लगा दिया, तो उसकी वॉल्यूम चेंज होती है ना, उसकी वॉल्यूम चेंज, लेंथ उसका तो वैसे ही अगर मान लो मैं बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाऊं तो उसमें डिसकन्फिगरेशन आती है। तन्वी इज सेइंग नो, तो अब में भी तन्वी खाने पीने की जरूरत है, अगर तुम स्पॉन्ज बॉल के अंदर भी अगर स्ट्रेस दे के अगर स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हो तो, है ना, डू नॉट वरी, तुम्हें मैं 20 ग्राम पनीर अभी मैं कुरियर करवाने वाली हूँ, जैसे ही हमारी जो क्लास है वो खत्म हो जाती है ना। तो हमें पता है कि भैया अगर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाओ ना तो उसके अंदर डिसकन्फिगरेशन प्रोड्यूस होती है। अब लेंथ में डिसकन्फिगरेशन, एरिया में डिसकन्फिगरेशन, वॉल्यूम में डिसकन्फिगरेशन को इस तरीके से बिना मैं कुछ बोले, बिना मेरे कुछ बोले समझना आसान है। ठीक है, तो शेयर को इसलिए मैं लास्ट में उठाऊंगी, मैं चाहती हूँ पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। स्ट्रेस इज अ consequence of applying the pressure. Strain is a physical quantity used to define the disconfiguration इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, इजी टू अंडरस्टैंड। हमने सिर्फ ऑल दो यहाँ पर सिर्फ लेंथ और वॉल्यूम लिया है, क्योंकि तुम्हारे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करते हैं, क्योंकि तुम देखो ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, मैंने इसके ऊपर 10 पास्कल का स्ट्रेस लगा दिया, और एक जगह मैं स्पॉन्ज बॉल ले लूं, मैंने इसके ऊपर भी 10 पास्कल का स्ट्रेस लगा दिया, तो अब इस बॉडी में अलग डिसकन्फिगरेशन प्रोड्यूस होगी, इस स्पॉन्ज में अलग डिसकन्फिगरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मैं बोल दूंगी ना कि यार जो हार्डनेस है बॉडी की, ठीक है, जो कड़क, जो नहीं ऐसे कड़क बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो उसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेस लगाऊं तो इतना कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो पुतली पुतली सी बॉडी है, पुची पुची सी बॉडी है, उसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेस लगा दूं तो बहुत आसानी से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने सोचा कि ये जो स्ट्रेस लगाने से, स्ट्रेस के प्रोड्यूस होने से स्ट्रेन आता है बॉडी के अंदर, इनको रिलेट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में अलग अलग स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बॉडीज के लिए ही एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दें, जिससे हम ये बता पाए कि कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हमारा बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर अ बॉडी। ये स्ट्रेस से एसोसिएटेड नहीं है, स्ट्रेन से एसोसिएटेड नहीं है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। तो बेसिकली आई कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity for a body is equal to stress produced in the body, stress produced in the body, stress produced in the body divided by strain produced in the body। लिखना एक बार, डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन तुम देखो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अब एक्चुअल बात जो स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में होगी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी। तो तुम लोग देख पा रहे हो, स्ट्रेन के तो कोई डायमेंशंस होते नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वही डायमेंशंस होंगे जो स्ट्रेस के डायमेंशंस हैं। तो अगर मान लो मैं इसके एसआई यूनिट को डिफाइन करना चाहूँ तो एसआई यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, जिसको मैं पास्कल भी बोल दूंगी। और अगर मानो मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस इसके वही है जो स्ट्रेस के डायमेंशंस होते हैं, अभी हम लोगों ने डिराइव किए थे, ml-1 t-2, ml-1 t-2। अब देखो सिलेबस की बात है कि तुम्हारे सिलेबस में किन तरीके के स्ट्रेस है, किन तरीके के स्ट्रेन है, और किन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो बच्चा जी, आपके सिलेबस में ना 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। स्लो चैप्टर है बच्चों, मैं अब क्या
अब तो मैं कैसे बताऊं, ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ाना क्यों नहीं पसंद, मुझे ही नींद आ जाती है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा डिटेलिंग में, पीवाईक्यूज के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। एक तो मेरे पास आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। एक मेरे पास आ जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और एक मेरे पास आ जाता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक मेरे पास आ जाता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, या फिर नीटा की हेल्प से डिनोट कर दो इसको। के की हेल्प से भी डिनोट किया जाता है, नीटा की हेल्प से भी डिनोट किया जाता है। तो तुम देखो, अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छे से डिफाइन हो रहा है, फिर डी पॉइंट में सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, फिर ई पॉइंट में सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, फिर एफ पॉइंट में सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चंस कैसे लूं? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे पास आ जाएगा, कितना स्ट्रेस मैंने प्रोड्यूस किया है, कितना स्ट्रेस मैंने दिया है, डिवाइडेड बाय उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया है, उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया है, मतलब लेंथ के अंदर स्ट्रेन कितना आया है। फिर मेरे पास आ जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैंने कितना स्ट्रेस अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय उसकी वजह से बॉडी के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया है। और मेरे पास शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, मैंने बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय उसकी वजह से शियर स्ट्रेन कितना आया है। अब इन तीनों को एक एक करके उठाएंगे। लिखो। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो ये करेंगे, पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूरा अच्छे से करेंगे, फिर उस पे क्वेश्चंस, फिर बल्क मॉडुलस उस पे क्वेश्चंस, फिर शियर मॉडुलस उस पे क्वेश्चंस। करें एक एक करके, समझे इनको। इंट्रोड्यूस हो गए, स्ट्रेस भी इंट्रोड्यूस हो गया, स्ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब जाते हैं डिटेलिंग में। तो लेट अस टॉक अबाउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इस तरीके से एक रॉड था, ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे पास ये इस तरीके से एक रॉड था, इसकी ये एरिया ए है, इस एरिया के ऊपर मैंने एफ का फोर्स लगाया। अब यहां पर ये जो रॉड है, मैंने ऐसा फोर्स लगाया है जो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे। तो मान लो इसकी जो लेंथ है इस तरीके से इंक्रीज हो गई। तो पहले वाले ले लो तुम लोग इनिशियल लेंथ, ये इनिशियल लेंथ इसकी ये है, फाइनल लेंथ इसकी ये है, और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहां से लेके यहां तक चेंज इन द लेंथ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस मैंने कितना अप्लाई किया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय उसकी वजह से स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, विच इज द चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। देखो मैं इसको इक्वेशन बेसिस के फॉर्मेट में आगे भी लेके जा सकती हूँ, दैट y इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मैथमेटिकल सेंस में।
चेंज इन लेंथ हो गया ना, फाइनल लेंथ माइनस द इनिशियल लेंथ। तो मेरे पास आ गया वाई ए फाइनल लेंथ माइनस वाई ए इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एफ इनिशियल लेंथ। तो बच्चा जी मेरे पास आ गया वाई ए फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ को कॉमन लेके एफ प्लस वाई ए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, काट दो उसको। क्या करोगे वो सब करके? मैं ऐसे फिजिक्स कब से ही पढ़ाने लग गई, ये देख लो। तो मैं बोल दूंगी कि भैया जो मेरे पास, अगर मान लो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है, ठीक है, मान लो मैंने प्रेशर अप्लाई किया है और उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो दो सिनारियोज हो सकते हैं ना। ये देखो, दो सिनारियोज हो सकते हैं। हमारा एक सिनारियो ये हो सकता है लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। एक सिनारियो ये हो सकता है स्मॉल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, कि या तो बड़ा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया या छोटा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो मैंने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, तो अगर उसकी वजह से बड़ा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी छोटा हो गया। तो अगर लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू स्मॉल है, और अगर छोटा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लार्ज है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, ग्रेटर इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, greater is the Young's modulus of elasticity, more difficult it is, more difficult it is to produce strain in the body, to produce strain in the body। एक बार जरा सा ये लिखना। इसका मतलब ग्रेटर इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक इज द बॉडी, मोर इलास्टिक इज द बॉडी। एक बार जरा सा ये लिखो। सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज लेंथ से एसोसिएटेड है, तो हम लोग गैसेस की लेंथ या फिर चेंज इन लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग लिक्विड्स की लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं भी यहाँ पर बोल सकती हूँ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। लिखो एक बार इसको, फिर कुछ बातें करते हैं। समझो एक बार, ठीक है। हम लोग ना जब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे अपन तो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते, जो नॉर्मली फिजिक्स से एसोसिएटेड जो क्वांटिटीज हैं उनको डे टू डे लैंग्वेज से सीखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ये देखो मेरा पजामा कितना ज्यादा इलास्टिक है, मम्मी देखो ये एक ऐसा पजामा लेके आना जो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो, मतलब जो बहुत ऐसे ऐसे किटिक यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए और फिर इसको ऐसे करो तो पटक करके अब तुम्हारी स्किन के ऊपर लगे, है ना। तो जब हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो इलास्टिक का मतलब होता है बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है। ऐसे मैं इसको अपने पजामे को ऐसे करके ऐसे करूं, ये स्ट्रेच हो गया, और फिर बाद में इसको छोड़ दूं, पटक करके स्किन पे लगा, है ना। तो इलास्टिक की जो डेफिनेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में, दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट, दैट इज रॉन्ग। तेरा वेट कितना है? मेरा वेट तो भाई 50 kg का है, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग वैसे डिफाइन करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि जब मैं बोलूं तुम्हारा वेट कितना है तो 50 kg मत बोलो, 50 × 9.8 न्यूटन बोलो।
वैसे मैं तुम लोगों को अब यहाँ पर फिजिक्स की सेंस में बात कर रही हूँ कि ज्यादा इलास्टिक का मतलब ज्यादा स्ट्रेचेबल या फिर ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं। ज्यादा इलास्टिक का मतलब उसके अंदर डिसकंफिगरेशन लेके आना, उसको स्ट्रेच करना, उसको कंप्रेस करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है कि आयरन रॉड ज्यादा इलास्टिक है, विच वन इज मोर इलास्टिक? रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है कि आयरन रॉड ज्यादा इलास्टिक है? वेरी गुड, आयरन रॉड इज मोर इलास्टिक। तुम समझे? तो वही मैंने तुम लोगों को यहां पर लिखवाया है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा इलास्टिक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ज्यादा होने का मतलब ये है कि स्ट्रेस अप्लाई करके उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना मुश्किल है। मतलब जिसको तुम लोग ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी के साथ कॉन्फ़िगर कर पाओ वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। बाकी बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंथ से एसोसिएटेड है, हम इसको गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सॉलिड के लिए लेंथ, चेंज इन लेंथ डिफाइन करना इजी है, इसलिए हम लोग इसको सॉलिड्स के लिए डिफाइन करते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ऐसा ही चैप्टर है, कभी तुम्हें लग रहा हो अभी तक ये चैप्टर ऐसा है, मे बी आगे जाके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये वाला टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने लगेगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा बिल्कुल इसी तरीके का। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक रॉड है ध्यान देना, ठीक है, ये मेरे पास एक रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ होगी 2 मीटर और इसके यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मान लो मैंने इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है, फोर्स अप्लाई करके मैंने इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो अब मैंने तुमसे इसकी फाइनल लेंथ पूछी हुई है कि देखो मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, फिर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। तो अगर स्ट्रेस मैंने इतना प्रोड्यूस किया है, बॉडी का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है, इनिशियल लेंथ इतनी है, फाइनल लेंथ बतानी है। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं लिखवा रही थी, फिर मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया था। वो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला था। कौन करता है फाइनल लेंथ का फॉर्मूला? चेंज इन लेंथ निकालो, तुम डिफाइन करो। देखो डिफाइन करो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 10, स्ट्रेस मैंने 4 का लगाया है, तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकती हूँ ना। देखो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 2/5। तो चेंज इन द लेंथ निकालो, चेंज इन द लेंथ आ गया 2/5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ। ये इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ 2 गिवन है, तो ये मेरे पास आ गया 4/5 मीटर। अब स्टेप 2 में फिर जाओ कि भैया देखो फाइनल लेंथ होगी, इनिशियल लेंथ कितनी थी प्लस चेंज इन द लेंथ कितना आया। तो इनिशियल लेंथ थी 2 मीटर और उसके अंदर चेंज इन द लेंथ प्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने 4/5 मीटर का। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 14/5 मीटर, या फिर ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 2.8 मीटर। देखो है ना। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन से मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्वेश्चन से बढ़ती है। मैंने तुम्हें बोला ये एक वॉल है, देखना ये एक वॉल है, वॉल से इस तरीके से एक रॉड अटैच्ड है, ठीक है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है 0.1 मीटर स्क्वायर और यहां पर मैं एफ का फोर्स लगा रही हूं। तो तुम्हें बोला हुआ है अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस रॉड के लिए 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, how much force must be applied on the rod to triple its length? How much force must be applied on the rod, must be applied on the rod to triple its length, to triple its length? ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है। तो पहले डिकोड करो, डिकोड करो कि तुम्हें अगर लेंथ को ट्रिपल करना है, तो मान लो अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ L है तो तुम लोग L से लेके 3L तक जाना चाहते हो।
इसका मतलब तुम चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करना चाहते हो 2L का, तो खत्म करो ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिफाइन करना शुरू करो। तुम्हारे पास और कोई वे ऑफ अप्रोच ही नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरे पास आ गया 0.01। ये देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया 0.01। स्ट्रेस आ गया जब एफ का फोर्स लगा है 0.1 मीटर स्क्वायर की एरिया पे। स्ट्रेन मेरे पास आ गया चेंज इन लेंथ बाय द इनिशियल लेंथ। तो ये तुम्हारे पास आ गया F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2L। तो तुम्हें यहाँ पर F की वैल्यू ही तो निकालनी है। देखो L से L गया, तुम्हारे पास आ गया 0.01 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 0.2, और तुम्हारे पास F की वैल्यू कितनी आ गई 0.002 न्यूटन। कि अगर मैं इतना फोर्स लगा दूं तो मैं यहाँ पर लेंथ को ट्रिपल कर सकती हूँ। लेंथ को ट्रिपल करना है ना, तो तुम्हें L से लेके 3L तक जाना है। L से लेके 3L तक जाना है, तो मैं मान सकती हूँ ना कि अगर मान लो मैं अपनी इनिशियल लेंथ को L लूं तो मेरा चेंज इन लेंथ 2L आ जाता है। देख पा रहे हो? हाँ जी, देख पा रहे हो? गुड। ठीक है, तो ये है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक बार जरा सा आओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर आओ। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। जो लास्ट पॉइंट होगा ना, एक बार जब हम लोग शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कर लेंगे, फिर मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी के थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखाऊंगी जो स्ट्रेस स्ट्रेन और इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से एसोसिएटेड है, ताकि वो वाले पॉइंट्स भी तुम लोग मिस आउट ना कर जाओ। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैसे ही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है मेरे पास स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके यूनिट्स और डिमेंशंस तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से एक बॉडी थी, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो ये मेरे पास इस तरीके से बॉडी थी, मैंने F का फोर्स लगाया इस तरीके से, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए मैंने इस तरीके से F का फोर्स लगाया, और अब इसकी जो वॉल्यूम है चेंज हो चुकी है। तो ये थे मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम, और अब ये आ चुकी है मेरे पास फाइनल वॉल्यूम। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दोबारा से मैं यहाँ पर अभी बिकॉज ये वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, इसको मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सबके लिए डिफाइन कर सकती हूँ। कैन बी डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब एक चीज हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं भैया, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में उसका एक और वर्जन यहाँ पर लिख देते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हाई होने का मतलब ये है it is more difficult to change its volume. It is more difficult to bring volumetric strain in this body. Volumetric strain in this body. मुश्किल है इस बॉडी के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का लेके आना।
अब ये चीज हम लोग 8th 9th में करते हैं कि 8th 9th में करते हैं कि जो रिजिडिटी है सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, गैसेस की सबसे कम होती है। तो फिर ये जेन्युइन होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जो है, जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जो है सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिजिड है, उससे ज्यादा कम होगा लिक्विड्स के लिए, और फिर बाद में सबसे ज्यादा कम होगा गैसेस के लिए। देखो हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रियल, हाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कम ऑन। इसके अंदर एक और पॉइंट लिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, वैसा लिख लो। डन। अब ये क्वेश्चन देखना, पहले जेन्युइन क्वेश्चन से चलते हैं। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक बबल गम था, ठीक है, ये मेरे पास एक बबल था, इसके बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है, हाउ मच स्ट्रेस must be produced in it, must be produced, how much stress must be produced in the bubble to double its radius, to double its radius। तो तुम लोग सीधा सीधा बोलो, रेडियस को डबल करने का मतलब ये है कि हम लोग वॉल्यूम को 6 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी, रेडियस को डबल करने का मतलब ये है कि हम लोग वॉल्यूम को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास डबल है आर के रेडियस का, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब ना, आर का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पर इस बबल के रेडियस को डबल कर रही हूँ, वॉल्यूम 6 टाइम्स हो रही है, मतलब तुम v से लेके 6v तक जा रहे हो। तात्पर्य इसका क्या है कि अगर आप यहां पर इनिशियल वॉल्यूम को v लेते हैं तो आपको चेंज इन वॉल्यूम 5v लेना है। और खत्म, फिर डिफाइन करो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तुम्हारे पास आ गया 20 इज इक्वल टू कितना स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय उसकी वजह से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम 5v, इनिशियल वॉल्यूम v। तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू देखो कितनी आ गई, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 100 पास्कल्स। जो इजी है वो है, सॉरी 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 8 टाइम्स होगा, सही कह रहे हो, अपॉलॉजीज। 2 का क्यूब 8 होता है, वॉल्यूम यहाँ पर 8 टाइम्स हुई है, वॉल्यूम यहाँ पर 8 टाइम्स हुई है, मतलब हम v से लेके 8v तक जा रहे हैं, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 7v है। करेक्शन कर देती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माय नोटिस। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गई 7v, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम को v लेती हूँ तो स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 140 पास्कल्स। अब ठीक है, बिल्कुल सही बोला तुमने, 8 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस डबल हुआ है तो वॉल्यूम हमारा 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जहां पर हम लोग डील कर रहे हैं बल्क मॉड्यूलस, चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम से। अब ऐसा सेम क्वेश्चन डेंसिटी की टर्म्स में भी बन सकता है, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, मैंने बोला मेरे पास एक लिक्विड है जिसके बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है
4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अब ये है, हाउ मच स्ट्रेस, अगर मैं तुम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स करवा चुकी होती ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जहां पर तुम्हें पूछा जाता है कि तुम पानी के कितने नीचे जाओ, ठीक है, तुम पानी के कितने नीचे जाओ सच दैट पानी की डेंसिटी इतने परसेंटेज से चेंज हो जाए। बट उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के गॉज प्रेशर का कंसेप्ट लग रहा है जो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, तो वैसे पीवाईक्यूज भी अभी तक हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो उसका उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स को माइनस करके जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता रही हूँ कि मान लो एक लिक्विड है जिसके बल्क मॉडुलस की वैल्यू है इतनी। So how much stress must be applied on the liquid? Must be applied on the liquid so that its density, so that its density decreases by 2%। कि एक लिक्विड है उसके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी, और अब तुमसे पूछा हुआ है कि तुम लोगों को इस लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगाना, सॉरी, तुम लोगों को इस लिक्विड के ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो इसकी डेंसिटी 2% से डिक्रीज कर जाए। तो मैं चलूंगी भाई अपने नॉर्मल मेथड से कि भैया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, कितना स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय उसकी वजह से कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। मेरा अप्रोच यही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये मुझे सीधा सीधा नहीं गिवन है, तो ये मैं सीधा सीधा निकालूंगी। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जितना पॉजिटिव चेंज आया है डेंसिटी में, जितना पॉजिटिव रिलेटिव चेंज आया है डेंसिटी में, उतना ही नेगेटिव रिलेटिव चेंज आ जाएगा वॉल्यूम में। कि अगर मान लो डेंसिटी 1% से इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वॉल्यूम 1% से डिक्रीज करिए। ये देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। तो अगर मैं छोटे से चेंज की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा चेंज है तो मैं ये बोल सकती हूँ डेंसिटी के अंदर जितना भी पॉजिटिव रिलेटिव चेंज आया है, वॉल्यूम के अंदर उतना ही नेगेटिव रिलेटिव चेंज आएगा, है ना। तो मेरे पास आ गया डेल्टा वी बाई वी, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए वो मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ डेल्टा रो बाय रो। तो एक चीज तुम्हें गिवन है कि जो डेंसिटी है 2% से डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब चेंज इन द डेंसिटी बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू -2। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 2/100। तुम बोलो ना डेंसिटी अगर 2% से डिक्रीज करिए, देखो अगर तुम लोगों को इतनी मैथमेटिक्स नहीं करनी थी तो तुम लोग सीधा सीधा ऐसे भी तो चल सकते थे कि अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है 2% से, ठीक है, इसका मतलब ये है वॉल्यूम इंक्रीज करेगी 2% से। इसका मतलब चेंज इन द वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2। तो तुम्हारे पास आ गया चेंज इन द वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम कैन बी रिटन इज इक्वल टू व्हाट, 2/100। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास नहीं थी, इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली 2/100, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया 4, और ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 2/100, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0.08 पास्कल्स। कि डेंसिटी 2% से डिक्रीज करी, मास तो सेम है, तो वॉल्यूम 2% से इंक्रीज करा, वॉल्यूम 2% से इंक्रीज करा, तो वॉल्यूम कितने परसेंटेज से इंक्रीज करा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 है। मुझे मेन फॉर्मूला में डेल्टा वी बाय इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, डेल्टा वी बाय इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास आ गया 2/100। पीवाई क्यूज दिखाती हूँ तुम्हें, पीवाई क्यूज दिखाती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। शांति से बैठो, शांति से बैठो, 2 मिनट दो, पीवाई क्यूज लेके आ रही हूँ।
बच्चों मैं जो अभी तुम्हें पीवाईक्यूज कराऊंगी ना, पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके 50% है। ठीक है, बस 24 और 25 रह गया। 50% ऑफ द पीवाईक्यूज we are going to solve in today's class, which is the first class of this chapter. समझ रहे हो? दिखाऊंगी, एक मिनट। 2024 और 25 को भी स्कैन कर लूं बस। अभी तो शेयर पे गए ही नहीं, आगे गए ही नहीं। एक क्वेश्चन आता है वरना आता ही नहीं है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दो 2024 का के अंदर एक क्वेश्चन आया है, दूसरे क्वेश्चन डायमेंशंस के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह की ही बात चल रही है, तो मैंने बच्चों वो भी उठा लिया है। 2025 का है तुम्हारा, रुक जाओ। 2025 में आई डोंट बिलीव आया है क्वेश्चन, लेट मी रीचेक। नाइनटीन, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 28, 32, 29, 33, 34, 38, 35, 6, 7 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आ जाओ, चलो। क्या नहीं है? आप में पेशेंस। बताऊं कितने पीवाईक्यूज करवाऊंगी, समझो। अभी मैं तुम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें पिछले 10 सालों में ही 11 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ऐसे चैप्टर को बीच बीच में कर लेना तो बेटर होता है, पता है, थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई सिलेबस कवरेज तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। हाँ, इस साल क्वेश्चन नहीं आया था, फ्लूइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, सॉलिड्स के ऊपर नहीं आया था। तुम्हें अब क्वेश्चंस दिखाते हैं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कल से शेयर से शुरू करेंगे। आई एम होपिंग दैट द स्क्रीन इज परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, ये है वो डिमेंशंस वाला जिसको मैंने इसी चैप्टर का काउंट कर लिया। 2024 का क्वेश्चन। दो 2023 का क्वेश्चन। लेवल देख लेना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से। फिर आगे तो लिखा ही हुआ है, ये है मेरे पास 2015 का। ठीक है, ये और ये। एक बार जरा सा यहां से शुरू करते हैं। तो 2024 में तुमसे पूछा हुआ था, ये डायमेंशंस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है तो करवा सकती हूँ। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके सेम डायमेंशंस हैं जैसे सॉलिड एंगल के होते हैं? तो एंगल डायमेंशनलेस होता है ना, m0, l0, t0। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है, m0, l0, t0? 2024 का क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेन एंड आर्क, या फिर एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस? तो ऑप्शन नंबर ए से ही तुम्हें पता लग गया, स्ट्रेन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते। तुम्हारा नीट क्लियर, तालियां, ऑप्शन नंबर 1 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन देखना, तुम्हें बोला हुआ है कि मैं एक स्टील वायर के अंदर जिसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी है, the maximum elongation of a steel wire if the elastic limit and Young's modulus of elasticity is this is what? इसका मतलब क्या है? अगर स्टील वायर इतने लेंथ की है, अगर स्टील वायर इतने लेंथ की है, ठीक है, उसकी इलास्टिक लिमिट का मतलब मैं उसके अंदर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकती हूँ, अगर वो इतना है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है,
तो बताओ, जब मैं बॉडी के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लगाती हूँ, जिसको इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, तो इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा? तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है, क्या करोगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देख लो कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो ये वाली वैल्यू गिवन है मेरे पास 2 इंटू 10⁻11। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8 इंटू 10⁸8। चेंज इन लेंथ मुझे निकालना है, इनिशियल लेंथ मेरे पास 1 गिवन है, खत्म। डेल्टा एल तो तुम्हें निकालना ही है। तो तुम्हारे पास आया ना 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई द चेंज इन लेंथ। और ये तुम्हारे पास आ गया जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है, जो मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस हो सकती है, दैट इज 8 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11, जो मेरे पास आ गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर। बोले तो क्या, 4 मिलीमीटर। है ना? व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? ये आगे भी करवाऊंगी जब स्ट्रेस, मतलब अभी के लिए नहीं लिखवाती हूँ, क्योंकि ये आगे लिखवाऊंगी जब मैं तुम्हें ग्राफ करवाऊंगी स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है? इलास्टिक लिमिट होता है मैक्सिमम स्ट्रेस जो आप बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर इट ब्रेक्स। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का मतलब मैक्सिमम चेंज इन द लेंथ। 2023 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? वायर को मैंने सस्पेंड किया एक सीलिंग से, ठीक है? वायर को मैंने सस्पेंड किया एक सीलिंग से, और मैंने उसके नीचे एक डब्ल्यू का वेट अटैच कर दिया। तो अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो बताओ वायर के अंदर कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। तो एक बार पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। तो ये मेरे पास इस तरीके से थी एक पतली सी वायर, ये देखो, ये मेरे पास थी एक पतली सी वायर, यहां पर मैंने डब्ल्यू का वेट अटैच कर दिया, और तुम्हें गिवन है ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो तुम्हें स्ट्रेस बताना है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेस हो जाएगा कि मैंने इस वायर के ऊपर, वायर के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू मैंने वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय वायर के कितने एरिया के ऊपर वो फोर्स लगा। तो तुम देखो ना, मैंने अगर डब्ल्यू वेट को अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा? डब्ल्यू का। तो वायर का, तो मैंने वायर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस किया डब्ल्यू का, मैंने वायर के ऊपर फोर्स लगाया डब्ल्यू का, जो लगा एक ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ? डब्ल्यू बाय ए। जज कर लो अब ये पीवाईक्यूज। आधे से ज्यादा पीवाईक्यूज आज की क्लास में हो रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने कितनी चीजें नहीं करी हैं, ठीक है? अब देखना, पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाती हूँ, या तो एग्जैक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, या फिर कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एक बार ये क्वेश्चन देखना, ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तुम्हें बोला हुआ था कि एक वायर की लेंथ है L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और वो हैंग कर रहा है एक सपोर्ट से, हैंग कर रहा है एक सपोर्ट से। तो तुम्हें बोला हुआ है कि जो वायर की जो लेंथ है ना, L से लेके L1 तक चली जाती है, जब हम लोग उसके ऊपर M का मास सस्पेंड करते हैं। मतलब तुम लोग यहां पर समझ पा रहे हो कि मान लो अगर ये मेरे पास वायर है, वायर का कोई मास नहीं है, वायर का कोई वेट नहीं है, ये देखो वायर का कोई वेट नहीं है, ये इस तरीके से वायर है जो मासलेस है। यहां पर मैंने M का मास सस्पेंड किया, और जो लेंथ है L से लेके L1 तक चली गई। तो फिर तुम्हें बोला हुआ है कि ये जो वायर है, इसके लिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करो। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, बोले तो चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ, तुम खुद देख लो, स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ? वायर के ऊपर mg का फोर्स लगा ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो मेरे पास स्ट्रेस कितना आ गया? स्ट्रेस मेरे पास आ गया mg डिवाइडेड बाय ए। स्ट्रेन मेरे पास कितना आ गया? चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द लेंथ होता है फाइनल लेंथ माइनस द इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया mg मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय L1 माइनस, दिस इज L1 माइनस L। कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट आंसर। कैसे लगे PYQs? इजी है तो है ना, है ना, इजी है तो है। अभी तो मैं तुम लोगों को और मेरे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे, मजा ही आ जाएगा। रुको, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना। तुम्हें बोला हुआ है कि एक स्फेरिकल बॉडी के लिए, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ये। तुम्हें बोला हुआ है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की वैल्यू b है, और इसके ऊपर मैं p का प्रेशर लगा रही हूं, p का प्रेशर लगा रही हूं। तो तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। So what is fractional decrease in the radius? It is the decrease in the radius by initial radius. तो तुम देखो ना बच्चों, मेरे पास स्फीयर है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में हुआ था। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, तो चेंज इन द वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द चेंज इन द रेडियस बाय इनिशियल रेडियस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में करते हैं हम लोग। So can I say that the fractional decrease in the radius is 3 times the fractional decrease in the volume? तो मुझे अब सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर चली कि भाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B है, मैंने P का प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, और इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो माइनस डेल्टा V बाई वी की वैल्यू कितनी बन गई? P बाई बी। उसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये मेरे पास आ गया 3P बाई बी। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनो, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। सबसे पहले तो तुम्हें बोला हुआ एक स्फीयर है, उसके ऊपर तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। स्फीयर के ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे तो पता ही है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, और मुझसे पूछा हुआ है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। इसका मतलब डिक्रीज इन द रेडियस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेडियस, ये पूछा हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुको 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 रुको। सो दिस इज इक्वल टू दिस ना, 1/3 टाइम्स द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो ये मेरे पास आ गया इतना। ये देखो, इसके हिसाब से माइनस डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो अब मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो मैं अपने मेन फॉर्मूला से निकाल लूंगी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया कितना प्रेशर आया डिवाइडेड बाय कितना नेगेटिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सारे आंसर्स पॉजिटिव में हैं, मतलब हम लोग प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो माइनस डेल्टा वी बाई वी कितना आ गया? P बाई बी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर कितना आ गया? P बाई 3B। ऑप्शन नंबर सी। क्या आया मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी। अब ये मैंने तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा दिए बच्चों, पिछले 10 सालों में जो पूछे गए हैं, जो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड हैं। अब 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ जो कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे 2018 का क्वेश्चन और ये 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, और ये 2015 का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2015 का करते हैं। तुम्हें बोला हुआ है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का, इट इज ट्वाइस इन दैट ऑफ द ब्रास। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्टील का, इट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द ब्रास। पहली चीज ये गिवन है। दोनों वायर सेम लेंथ की है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, और सेम रूप से मैंने टांगी हुई है। तो जो इनिशियल लेंथ है स्टील की, वही इनिशियल लेंथ है ब्रास की। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टील का, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ब्रास का, और ये मैंने टांगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूं कि जो मतलब दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है, दोनों सेम लेंथ के हैं।
अब मैं चाहती हूं कि दोनों का जो लोअर लेवल है ना वो भी सेम हो। तो अगर दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, तुम देखो मान लो यहां से मैंने टांगे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है। अब मैं चाहती हूँ कि एक बार जब मैं वेट्स को टांगू, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर वेट्स को ऐड करने वाले हैं, if we want the lower ends of the wire to be on the same level, then the weights that must be added to both of them are going to be in what ratio? तो मान लो मैंने यहाँ पर W1 का वेट ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने W2 का वेट ऐड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इनकी जो फाइनल लेंथ है वो भी सेम लेवल के ऊपर हो। तो फाइनल लेंथ सेम लेवल के ऊपर तभी होगी ना बच्चों, जब दोनों के अंदर मैं सेम चेंज इन लेंथ देख पा रही हूँ कि जो चेंज इन लेंथ है स्टील के अंदर वही चेंज इन लेंथ है ब्रास के अंदर। तो अब वेट्स का रेशियो पूछा हुआ है, तो तुम देखो मान लो अगर मेरे पास ये एक वायर है, पहले मैं डिफाइन करूंगी। मान लो अगर ये एक वायर है जहां पर मैंने W का वेट यहां पर ऐड कर दिया, तो मैं बोल सकती हूँ ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है, तो W का वेट ऐड किया है A के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, डिवाइडेड बाय कितना लेंथ में स्ट्रेन आया है, मतलब चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। अब दोनों केसेस के लिए देखो ना, दोनों केसेस के लिए चेंज इन लेंथ सेम है, दोनों केसेस के लिए इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों केसेस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों के लिए चेंज इन द लेंथ सेम है, दोनों के लिए इनिशियल लेंथ सेम है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो मैं बोल दूंगी पहले वाले सिनारियो में जो वेट ऐड करना पड़ेगा बाय दूसरे वाले सिनारियो में जो वेट ऐड करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू पहले वाले सिनारियो में कितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बाय दूसरे में कितना है। तो पहले वाले को मैं स्टील मान रही हूं, दूसरे वाले को मैं ब्रास मान रही हूं। तो खत्म कि ये मेरे पास आ गया मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील बाय दैट ऑफ द ब्रास। तो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ वाई बी बाय वाई बी, रेशियो कितना आ गया मेरे पास 2/1। देखो दो सिनेरियोज दिए थे ना, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हो गए। अब ये देखो 2015 वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर कंसेप्ट ये कि एक वायर है, वेट अटैच्ड है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वायर का हो जाएगा कितना स्ट्रेस अप्लाई किया है, विच इज वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब सारी चीजें गिवन है, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों की एरिया सेम है, मैंने वेट ऐड किया, फिर बाद में दोनों का जो लोअर एंड है सेम लेवल के ऊपर आता है। तो भैया जब इनिशियल लेंथ सेम है, फाइनल लेंथ सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन दी लेंथ भी सेम है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा ही क्वेश्चन 2018 का देख लो, रिपीटेशन का रिपीटेशन हो जाएगा। तुम्हें बोला हुआ है दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है और दोनों की सेम वॉल्यूम है, दोनों की सेम वॉल्यूम है। जो पहली वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, जो दूसरी वाली वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a है। एक बार मैं सारी चीजों को बुलेटिन पॉइंट्स में लिखती जाऊंगी ताकि लास्ट में हौच पौच ना हो। तो दोनों सेम मटेरियल की है, मतलब दोनों के लिए, हाँ जी, लेंथ के बारे में बात कर रही है तो यंग्स मॉडुलस की बात करूंगी कि दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम सेम है। इस वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो पहले वाले की जो वॉल्यूम है वही मेरे पास दूसरे वाले की वॉल्यूम है। तुम्हें बोला हुआ है कि अगर पहले वाले के एरिया को तुम ए लो, तो जो दूसरे वाले का एरिया है उसको 3a लेना। तो यहां से मैं देख पा रही हूं ना कि अगर वॉल्यूम सेम है, तो अगर एरिया दूसरे वाले की ट्रिपल है, तो जो लेंथ है पहले वाले की ट्रिपल हो जाएगी। तो जो इनिशियल लेंथ है पहले वाले की और जो इनिशियल लेंथ है दूसरे वाले की, उसको मैं लिख सकती हूँ कि भैया वॉल्यूम सेम है, तो अगर एरिया दूसरे वाले का ट्रिपल है तो लेंथ पहले वाले का ट्रिपल हो जाएगा। यहां से मैं ये कंक्लूजन ड्राइव कर सकती हूँ ना, ये देखो यहां से कि वॉल्यूम सेम है, वायर सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एल ना, कि मान लो अगर ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ।
तो दोनों का वॉल्यूम सेम गिवन है, लेकिन एरिया दूसरे वाले की ट्रिपल है, तो लेंथ पहले वाले की ट्रिपल हो जाएगी। अब आगे बढ़ूं तो आगे मुझे ये गिवन है, if the length of the first wire is increased by this on applying F force, how much force is needed to be applied on the second wire? How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? तो पहले सिनारियो को डिफाइन कर लो ना, पहले सिनारियो को डिफाइन कर लो कि मान लो अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, तो अगर मैंने F का फोर्स लगाया है एक ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। अब देख लो दोनों वायर्स के अंदर क्या क्या सेम है, फोर्स सेम नहीं है, मैं सेम चेंज इन द लेंथ प्रोड्यूस करना चाहती हूं और कुछ भी सेम नहीं है। हाँ, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है, तो इस सिनेरियो में दोनों वायर्स सेम मटेरियल से बनी हुई है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, और दोनों वायर्स के अंदर मैं सेम चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, तो ये वाली वैल्यू भी सेम है। तो मैं बच्चों फिर यहां पर ये चीज नहीं बोल सकती, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर यहां पर ये चीज नहीं बोल सकती दैट F by A is going to be directly proportional to the initial length. So force is going to be directly proportional to the initial length multiplied by area. Initial length multiplied by area क्या है? मेरा वॉल्यूम है। तो दोनों की अगर सेम वॉल्यूम है तो दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सेम तरीके का चेंज इन लेंथ लेके आने के लिए। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। मैंने सिर्फ डिफाइन किया कि देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया ये, तो अब आप बोल रहे हो दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम। ओहो गलत कर दिया, रुको रुको, इसको मैं अच्छे से करती हूँ। ये देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हुआ, ये मेरे पास आ गया फोर्स बाय एरिया बाय चेंज इन द लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, तो ये मेरे पास बन जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब डिफाइन करूंगी मैं, सॉरी अब डिफाइन करूंगी मैं। तो दोनों के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, सिंस दोनों वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है। दोनों के अंदर हम सेम तरीके की स्ट्रेचिंग लेके आना चाहते हैं कि देखो अगर पहली वाली वायर में इतनी स्ट्रेचिंग आई है तो दूसरी वाली वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाएं कि सेम स्ट्रेचिंग आए, तो चेंज इन द लेंथ भी सेम है, चेंज इन द लेंथ भी सेम है। तो फिर तुम लोग यहां पर देख पाओगे कि दोनों मटेरियल सेम है, तो ये सेम, चेंज इन लेंथ भी दोनों में सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरे पास आ गया ना, मेरे पास आ गया दैट फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। तो खत्म करो, F2 by F1 is equal to A2 by A1 multiplied by L1 by L2। अब इसको बच्चा जी सॉल्व कर लीजिए कि पहले वाले के ऊपर F का फोर्स लगाया था, ठीक है, पहले वाले की जो इनिशियल लेंथ है वो 3L है, दूसरे वाले की जो इनिशियल लेंथ है L है। पहले वाले का जो एरिया है अगर मैं उसको A लूं तो दूसरे वाले का एरिया 3A आ गया, तो तुम्हारे पास आया ना F2 by F is equal to 9, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 टाइम्स ऑफ F। ये देखो दोनों कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस दिया हुआ था, तो तुमने केसेस के लिए देखा कि दोनों केसेस के लिए क्या सेम है क्या डिफरेंट है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इतना करेंगे आज की क्लास में। और तुम देख लो 50% से ज्यादा पीवाईक्यूज तुम सॉल्व कर चुके हो, टेंशन नहीं लेनी है। अभी और भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे करवाऊंगी, और भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, और फिर बाद में हम लोग चलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। इलास्टिक पोटेंशियल मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस हफ्ते तैयार हो जाओ ये वाला चैप्टर भी इसी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। बोरिंग नहीं लगा? पता नहीं यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मौत आ गई। वरना तुम खुद बताओ क्लास के बीच में पीवाईक्यूज कहाँ करवाती हूँ मैं तुम्हें पीवाईक्यूज एडवांस क्वेश्चन की क्लास में करवाती हूँ जनरली, बट ये था कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग है ना, मुझे भी तो थोड़ा सा मजा आए, तो पीवाईक्यूज तुम्हें करवा दिए। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इसी चैप्टर को आगे लेके जाने के लिए। कल खत्म कर देते हैं चैप्टर और फिर बाद में परसों को एडवांस क्वेश्चंस करते हैं इसी चैप्टर के ऊपर। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।